आज हम लोग बात कर रहे हैं जो 69 बीपीएससी की परीक्षा जिन्होंने दी है उनके लिए पहले तो मेरी शुभकामना। 69 बीपीएससी के मेंस के लिए जो तैयारी आपने शुरू कर दी होगी मेरे ख्याल से, उसमें हम लोग जानते हैं कि कमीशन ने निबंध का एक पेपर रखा है और 3 निबंध उसमें लिखना है आपको, 3 खंडों में से एक एक। उसी निबंध के मूल तथ्यों पर या निबंध वास्तविक अर्थों में क्या है, परीक्षक आपसे क्या उम्मीद करता है निबंध के माध्यम से, इसकी समझ पर थोड़ी सी चर्चा करनी है मुझे, ताकि आपकी तैयारी की दिशा अच्छी हो और आप बहुत अच्छे अंक ला सकें निबंध के इस पेपर में। जो हमने परीक्षा देखी है जिस पर निबंध पूछा कमीशन ने पिछली बार, वो देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि एक जो सुशिक्षित व्यक्ति होता है वो आसानी से उन टॉपिक्स पर निबंध लिख सकता है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो भी ये कक्षा आपके लिए हेल्पफुल होगी। इट विल बी सुटेबल एंड यूजफुल फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक about essay in both the languages, Hindi and English. The topics which were asked last year, the last exam I mean, all such topics could have been written by a well-educated person. The candidates who are well-educated, it is expected that they would be able to write such topics. Now the point is, who is well educated? कौन होता है सुशिक्षित? शिक्षित तो है ही हम सब, तो शिक्षित कौन है हम में से? तो शिक्षित का मतलब होता है कि किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर उसके अपने विचार हैं, उसका अपना तर्क है, उसका अपना विवेक है, उसकी अपनी सोच, और उसी सोच के आधार पर वह अपनी बात कह रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ हिज रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडिया, ऑन द बेसिस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, द बेसिस ऑफ हिज थिंकिंग एबिलिटी, कंटेम्पलेशन, ऑल दैट। सबसे बड़ी बात क्या है कि निबंध में जिस टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं उस पर एक तो हमारा विचार कैसा है, मेरी समझ उस पर कैसी, और हम अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमारी लेखन शैली कैसी है, राइटिंग स्किल हमारा कैसा है, हमारा जो संवाद करने का कौशल है, अपने आप को अपनी बात कहने का कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा है। इन्हीं सभी चीजों की परीक्षा, इन्हीं सभी अवयवों की जानकारी परीक्षक को आपसे चाहिए। हम लोग ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर करते हैं, राइट। जो शब्द है निबंध हमारे पास, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा लेखन है जिसको बांधा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने विचार रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कोई बाध्यता, कोई सीमा एज सच नहीं है। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, प्री डिटरमाइंड। whatever you feel, whatever you think, you are expected to express those ideas, those logics. हम उस पर अपनी राय कायम कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये निबंध की खासियत है। यह लेख नहीं है। ये शब्द सुना होगा, लेख, आर्टिकल, जिसमें हम संक्षेप में कुछ लिखते हैं और किसी खास टॉपिक पर लिखते हैं।
जैसे मान लिया शिक्षा की पुनर्संरचना, डू वी रिक्वायर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या भारत की शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना की आवश्यकता है? इस पर संक्षेप में अपनी बात कही जाएगी अगर, उसको कहा जाता है लेख, जिसमें बहुत सारे आयाम खोलने की आवश्यकता नहीं है. इज नॉट नीडेड दैट यू शुड राइट इन डिफरेंट डायमेंशंस अबाउट योर व्यूज. जैसे इसको हम निबंध का रूप देंगे, यू आर फ्री टू राइट एंड एक्सप्लोर in different dimensions the applications of your idea, applications of your logics reasoning. जो हमारा विचार है उस टॉपिक पर, उसके अलग अलग आयामों में उसकी उपयोगिता हमें देखनी है. ये निबंध की खासियत होती है. लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है निबंध की, वह है कि आपका अपना तर्क उसमें क्या है. जैसे संपूर्ण जीवन का आधार है नैतिकता, संपूर्ण जीवन का आधार है करुणा, जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वो सभ्यता, विवेक सत्य को खोज निकालता है. भारत में गरीबी की संस्कृति है, न कि संस्कृति की गरीबी. इंडिया हैज कल्चर ऑफ पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी ऑफ कल्चर. आप उस रास्ते का अनुसरण न करें जो पहले से निर्मित है, आप उस रास्ते पर चलें जो बनाया गया है और आप उस पर अपना चिन्ह छोड़ दें. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम अलग अलग डायमेंशंस में लिख सकते हैं. तो निबंध का अर्थ यह हो गया कि उसको बांधा नहीं जा सके, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक विचार, कोई ना कोई एक तर्क, an argument, a thought, a central idea must be embedded, उसमें शामिल होना चाहिए. माइकल मॉन्टेन, जिन्होंने एसे शब्द की व्याख्या की, उन्होंने यह कहा कि एसे इज अ डिस्कोर्स इन विच एन आइडिया इज एम्बेडेड. निबंध लेखन की वह विधा है जिसमें कोई विचार गूंथा गया हो. एक बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूं कि जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा गूंथते हैं, उसमें अगर नमक डाला जाए और तब उसको गूंथा जाए, तो जब रोटी उससे बन जाएगी तो रोटी के हर टुकड़े में नमक का स्वाद आएगा. ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कॉर्नर पर नमक ज्यादा है, किसी पर कम है, का मतलब कि वह गूंथा नहीं गया है ठीक से. तो बात वही यहां भी है. का मतलब यह हुआ, जो निबंध हमने लिखा उसके हर पैराग्राफ में, उसके हर भाग में वही विचार दिखना चाहिए जो हमारा मूल विचार. इसलिए शब्द आया एम्बेडेड. द आइडिया मस्ट बी एम्बेडेड इन योर राइटिंग. विचार आपका गूंथा गया होना चाहिए. यह निबंध की सबसे बड़ी विषय. तो निबंध पर में मार्क्स आने का एक ही तत्व है, एक ही आधार है, दैट इज योर आर्गुमेंट, दैट इज योर सेंट्रल आइडिया ऑन दैट पर्टिकुलर राइट. कमीशन में जो निबंध पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे आपके लिए भी, उसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना. जैसे खंड 1 और खंड 2 के जो निबंध है उसमें संकल्पनात्मक हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, अमूर्त हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल एंड सो ऑन. जो संघ लोक सेवा आयोग में जिस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कुछ के नाम मैंने लिए
कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। यदि यौवन जानता, यदि बुढ़ापा सक्षम होता, इफ एज न्यू, इफ यूथ न्यू, इफ एज कुड। ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उन पर निबंध पूछे जाएंगे खंड 1 और खंड 2 में। लेकिन ध्यान यही रखना है हमें, ये जो टॉपिक्स होंगे ये कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, प्रशासन, समाज, इनसे जुड़ने वाले होने चाहिए, ताकि प्रशासक जो आप बनने वाले हैं उस व्यक्ति की, जो प्रशासन का काम करने वाला है, उस व्यक्ति की समझ उस टॉपिक पर है या नहीं, और वह निर्णय ले सकता है या नहीं, अगर किसी समस्या में फंसता है वह, तो वह निर्णय ले सकता है या नहीं, इसकी जांच करें। राइट। तीसरा जो खंड है उसमें लोकोक्ति और मुहावरा, ये दो पूछा जाएगा। पूछा भी गया तो लोकोक्ति और मुहावरों से प्रश्न आएंगे, टॉपिक्स आएंगे। ये बीपीएससी इस परीक्षा की प्रोबेबली सबसे बड़ी विशेषता है। कोई भी लोक सेवा आयोग इस तरीके से लोकोक्ति या मुहावरे पर प्रश्न नहीं पूछता, स्पेसिफिक सेक्शन बना। लेकिन कमीशन ने इसको एक विशिष्ट कारण से रखा है कि अगर आप बिहार में किसी भी क्षेत्र में प्रशासन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज प्रशासक के लिए क्या होनी चाहिए? ही शुड अंडरस्टैंड दी लोकल कल्चर, he should understand the mindset of the people, he should understand the social conditions, prevailing beliefs, ideas, all such. जिस जगह आप प्रशासन कर रहे हैं वहां लोगों की अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड कैसा है, किस तरह की संस्कृति वाले लोग वहां रहते हैं, उनमें प्रचलित विश्वास कौन सा है, मान्यताएं कौन सी हैं, नैतिकता का स्तर क्या है, उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इन सभी की जानकारी जब तक प्रशासक को होगी नहीं तब तक वह नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में अगर हम उसी संस्कृति, उसी राज्य की लोकोक्तियों की समझ विकसित कर ले तो निश्चित रूप से हम उसकी संस्कृति की समझ विकसित, यही तर्क है इस तरह के टॉपिक्स को निबंध में रखने का। जो व्यक्ति बिहार में प्रशासन करेगा उसको बिहार की सांस्कृतिक विरासत की, बिहार की सामाजिक व्यवस्था की, वहां प्रचलित मान्यताओं की, विश्वासों की समझ के पास होनी चाहिए। जैसे घर फूटे जवार लूटे, है ना, इस तरह की ऐसी जो लोकोक्तियां हैं उन पर निबंध पूछे जा रहे हैं, पूछे गए थे पिछली बार भी। और जैसे एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। का मतलब है कि धर्म के बिना विज्ञान आंधर छय, ये निबंध पूछा गया, और विज्ञान के बिना धर्म नांगर छय। अगर धर्म और विज्ञान का संबंध देखना है तो अगर विज्ञान धर्म से नहीं जुड़ता तो नैतिकता से नहीं जुड़ता, भावनाओं से नहीं जुड़ता, का मतलब कि वह चल नहीं सकता, तो लंगड़ा है। और अगर धर्म में तर्क नहीं हो, इफ रिलीजन इज नॉट related to the reasoning and logics and scientific temper, then it becomes blind. हमने, आप बहुतों ने पढ़ा होगा विश्व इतिहास में, पुनर्जागरण जब हुआ तो पुनर्जागरण के पहले की जो अवधि थी वो डार्क एज कहते हैं उसको, अंधकार युग। का मतलब कि सारी बातें धर्म से गवर्न हो रही थी। तो बहुत अगर बारीकी से देखें, बहुत अच्छा टॉपिक कमीशन ने पूछा कि विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे और धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे। साइंस विदाउट रिलीजन क्लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति निबंध लिख रहा है इस टॉपिक पर, उसको रिलीजन और साइंस की समझ अगर है, अगर उसके पास साइंटिफिक टेम्पर है और उसके पास भावनाएं, नैतिकता भी है, तो वैल्यू और रैशनैलिटी दोनों को जोड़ दें
then you are supposed to take the best possible decision. सबसे अच्छा निर्णय क्या होता है? जिसमें तर्क भी हो और जिसमें मूल्य भी हो, दोनों का मिश्रण हो. The blend, a unique blend of values and your reasoning will take you to take the most powerful, effective decision. तो लोकोक्ति पूछने के पीछे तर्क वही है, आपको बिहार की संस्कृति की समझ होनी चाहिए और आप में निर्णय की क्षमता या उसका कौशल भी. अब निबंध को ये हो गया, अभी तक जो मैंने कहा वो ये हो गया कि निबंध पूछा जा रहा है किस तरह का. दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि निबंध क्यों? वाई एन एसे? किसी भी टॉपिक पर निबंध किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का एक्सरे करता है, उसकी मानसिकता, उसकी अभिवृत्ति के सोचने का दायरा, उसके तर्क के आर्गुमेंट्स, उसके लॉजिक्स, विवेक, बुद्धि, सभी का परीक्षण कर लेता है. तो जो अभ्यर्थी है, जो एस्पिरेंट है, जो प्रशासक बनना चाहता है, उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, विवेक, रैशनैलिटी, बुद्धि या विजडम, नैतिकता का स्तर, मोरल लेवल ऑफ मोरालिटी, ये सारी बातों की समझ उसको मिल जाती है, हो जाती है आपके निबंध पढ़. इसके साथ साथ आपकी लेखन शैली, आपकी वैचारिकता, थॉटफुलनेस, आपकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आपका संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इन सबों की भी जांच वो बहुत आसानी से कर ले सकता है कि जो व्यक्ति प्रशासक बन रहा है उसका चरित्र कैसा है और उसका आचरण कैसा. ऐसे विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बोथ द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ एन एस्पिरेंट. यही रीजन होता है किसी भी ऐसी परीक्षा में जहां आपको निर्णय लेना है, समस्याओं का समाधान करना है, वेयर यू आर सपोज टू solve the problems and take effective decisions, then your character and conduct must be coherence. हमारा चरित्र और हमारा आचरण संतुलित होना चाहिए. विषम परिस्थितियों में समान व्यवहार करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए. Similar behavior in dissimilar circumstances to show the consistency of your personality. अगर हम विषम परिस्थितियों में भी समान व्यवहार करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व की विश्वसनीयता बढ़ती है और लोग हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे, ज्यादा विश्वास. तो निबंध पूछने के पीछे तर्क कमीशन का यह होता है, आपका चरित्र कैसा है, आपका आचरण कैसा है, इन सबों पर बात कर सकते हैं. अब जब हम निबंध किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे उसमें आवश्यकता किन किन बातों की है, इस पर हमें विचार करना. कहा जाए अच्छे निबंध की पूर्व शर्त क्या है? वह है तर्क, या इसको कहें तार्किक, चार अंग्रेजी में कहें इसको आर्गुमेंट. दिस इज व्हाट इज नीडेड इन योर एसे. यही चाहिए परीक्षा. दिए गए टॉपिक पर आपका तर्क क्या है, आपके तार्किक विचार कैसे हैं, यही आपसे अपेक्षा की जाएगी और इसी पर आपका मार्क्स. अब ये तर्क विकसित होगा कैसे, प्रश्न यही वो देखते हैं हम लोग. एक एक्रोनिम लिख रहा हूं मैं, आइडिया. आइडिया का मतलब होता है ना विचार. आई इज इंफॉर्मेशन, सूचना. ही इज
डिस्क्रिप्शन या विवरण की इज एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति इज एनालिसिस और विश्लेषण। अब इसका लाभ क्या होगा? ये हमारे पास ले जाएगा, यह तार्किक विचार उत्पन्न करेगा हमारे अंदर, या हमारे आर्गुमेंट को विकसित करेगा, और यही आर्गुमेंट हमारा वस्तुतः केंद्रीय विचार है या सेंट्रल थॉट। जैसे एक उदाहरण लेके बता रहा हूं आप, इंडिया हैज कल्चर ऑफ पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी ऑफ कल्चर। भारत में गरीबी की संस्कृति है, ना कि संस्कृति की गरीबी। टॉपिक मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। दो फ्रेज है हमारे पास। गरीबी की संस्कृति है भारत में, संस्कृति की गरीबी नहीं। मतलब क्या हो गया? गरीबी को समझना है हमें। गरीबी आय की गरीबी या मानव गरीबी। अगर आय की गरीबी है तब तो रोजगार दे दे तो निर्धनता जिसको कहते हैं वो दूर हो जाएगी। लेकिन गरीबी की संस्कृति का क्या मतलब? कि हमारे अंदर भारत में अधिकांश लोगों के पास यह क्षमता विकसित नहीं हो पाई कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं की पहचान करके उस दिशा में काम कर सकें और अपने आप को विकास के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थापित करें। We could not do that because we could not recognize our capabilities. Hence, we could not realize our potential. And we remained poor in terms of our abilities. लेकिन अगर हम दूसरे फ्रेज की बात करें तो भारत की संस्कृति में कहीं कोई गरीबी नहीं है। इसका मतलब कि इंडियन कल्चर इज एब्सोल्युटली रिच। और जब संस्कृति गरीब नहीं है और उत्कृष्ट संस्कृति है तो हमारी क्षमताओं की पहचान करने वाला गुण भी उसमें होना चाहिए। एक मूल थीम है मान लिया इस टॉपिक का। अब हमें यह बताना है अपने तर्क संगत विचार से कि मैं इस वाक्य से सहमत हूं अथवा नहीं। अगर सहमत हूं तो उसको तर्क से बताएंगे क्यों सहमत, और नहीं सहमत हूं अगर तो भी बताएंगे तर्क से। तो मैं सहमत हूं या नहीं यह मायने नहीं रखता नंबर के लिए, मायने यह रखता है कि जो मेरा मूल विचार है उसको मैं तर्क से सिद्ध कर सकता हूं अथवा। तो नंबर निबंध में कहां आएगा? उसके आपके तर्क पर, आपके आर्गुमेंट पर, आपके विचार पर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर आई एम एबल टू राइट द आर्गुमेंट एंड आवर सेंट्रल थॉट, जिसके लिए हमें चार चीजों की जरूरत है, और वही चार चीज मिला दे तो बन जाती है आइडिया, और उस आइडिया से बनता है तर्क। वो क्या चार चीजें हैं? कि जो टॉपिक है उसकी हमारे पास सूचना या हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, उसका विस्तार करने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, विवरण देने की क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए कि वह कितना सही, कितना गलत, कितना व्यवहारिक है, कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, कितना यथार्थवादी है, कितना सैद्धांतिक है, इसकी क्षमता होनी चाहिए। और इन सभी बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए तो हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और इन्हीं चार चीजों की पहचान, इन्हीं चार चीजों का परीक्षण करेगा कमीशन, और आपको उसी आधार पर अंक देगा कि आपने ऐसी सूचनाओं के आधार पर जो रखा है सामने वह आपका
तर्क है या आपका तार्किक विचार है। इसी आधार पर निबंध लेखन की है। अब निबंध लेखन का एक जनरल परसेप्शन जो छात्रों के बीच है वो क्या है कि निबंध कैसे लिखा जाए। तो समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें निबंध में होनी चाहिए। तो हमारा विचार आएगा कैसे, और निबंध में पहला पैराग्राफ क्या लिखें, दूसरा क्या लिखें, तीसरा क्या लिखें। एक बहुत इसको कहते हैं हम $1,000,000 क्वेश्चन है, या ये परेशान करने वाला सवाल है किसी छात्र के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्ट्रैटेजी में, राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। हालांकि मैं ऐसा कहूं कि कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता निबंध लेखन। शुरुआत में ही मैंने कहा ना कि निबंध का अर्थ ही होता है जिसको बांधा नहीं जाता। कोई एक सीमा रेखा, एक रूपरेखा उसकी तय नहीं है। हर निबंध के टॉपिक का मतलब अलग अलग है, लिखने वाले का तरीका अलग अलग है। आप किसी निबंध को किसी महापुरुष, किसी बड़े व्यक्ति के कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी कविता की पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं, आप विश्लेषणात्मक भाषा की से शुरुआत कर सकते हैं, आप कहानी लिखकर स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं। यू मे ऐड सम पोएटिक लाइंस, may cite some person or some quotes, whatever, in whatever manner you want, you are free to write. तो एक कोई फिक्स्ड पैटर्न एज सच हम नहीं देख सकते। अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग लोगों के लिखने का तरीका, लेकिन इसके बावजूद स्टिल वी हैव एक जनरल अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए। तो जो टॉपिक है हमारा का सामान्य अर्थ क्या है, आम आदमी क्या समझता है। जैसा अभी जो उदाहरण दिया मैंने कि भारत में गरीबी की संस्कृति है, ना कि संस्कृति की। गरीबी की संस्कृति का मतलब आम आदमी क्या समझेगा कि लोगों के पास खाने की वस्तुएं नहीं है, बुनियादी सेवाएं नहीं है। तो हम आमतौर पर गरीबी को निर्धनता समझते हैं, हम अपनी क्षमताओं का अभाव सामान्य लोग नहीं समझते। एक सामान्य अर्थ उस टॉपिक का क्या है उस पर बात करेंगे। फिर उसका विशिष्ट अर्थ क्या है, मतलब आपकी समझ क्या है। How do you perceive that particular topic? What is the general perception about that topic, and what exactly do you perceive? That will be the second point or second paragraph or third paragraph. This is what we call introduction, या इसको हम कहते हैं भूमिका, जिसमें हमने उस टॉपिक के सामान्य अर्थ बता दिए और अपनी समझ बता दी। इस समझ में क्या खासियत है कि जैसे हम विशिष्ट अर्थ लिखेंगे उसका, एक तरीके से हमारी अपनी सोच भी उसमें शामिल हो रही है। व्हाट एग्जैक्टली आई बिलीव इन दिस, क्या मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज कल्चर ऑफ पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी ऑफ। डू आई एग्री? इफ आई डू, देन द एसे विल डिमांड माई लॉजिक्स एंड रैशनल राइटिंग एंड एक्सप्रेशन। अगर मैंने अपने विशिष्ट अर्थ में यह लिखा कि भारत में संस्कृति की गरीबी नहीं है, गरीबी की संस्कृति है, और मैं सहमत हूं इस विचार से, तो अब आगे हमसे अपेक्षा क्या की जाएगी कि आप उसी बात को, जो आपका विचार है, उसी विचार को आप तर्कों से सिद्ध करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो जो टॉपिक है उसका अब विस्तृत विवरण देंगे। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, अलग अलग आयामों का उल्लेख करें। व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग क्या है, राजनीतिक जीवन में क्या उपयोग है, सामाजिक में क्या है, पर्यावरणीय क्या है, नैतिकता क्या है, दार्शनिक पक्ष उसका क्या है, वैचारिक पक्ष क्या है। जितने डायमेंशन हम खोल सकते हैं, जितनी क्षमता हमारी है, जितने डायमेंशन हम खोल सकते हैं वो खोलेंगे। अब ये जो दोनों भाग है ये हो गए मुख्य भाग, मेन बॉडी ऑफ द एसे, ये हो जाएगा। अब हमें निष्कर्ष लिखना है। जो तीसरा भाग है वह है निष्कर्ष। ये पहला हो गया, ये दूसरा है दैट इज कंक्लूजन।
तो व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन? आपका अपना मूल विचार उस विषय पर क्या है? ये निष्कर्ष होता है कि ऊपर जितनी बात हमने लिखी है वह रिपीट नहीं हो रही और उसके बेस पर हमारा अपना एक विचार रखा जाएगा। जैसे अब यहाँ पर लिखा जाए कि भारत में गरीबी की संस्कृति है, संस्कृति की गरीबी नहीं है, तो संस्कृति अगर सुदृढ़ है, हमारी रिच है, तो वह समाज को आधार देगी, क्योंकि सोसाइटी के नीचे है कल्चर। अगर कल्चर स्थिर है तो समाज स्थिर रहेगा। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, भूगोल से एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेट्स हैं। अगर बहुतों ने भूगोल पढ़ा है तो प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिका पढ़ा होगा कि द क्रस्ट लाइज ऑन द प्लेट्स, इफ प्लेट्स मूव देयर इज एन अर्थक्वेक। जहां प्लेट्स हिलती हैं तो अर्थक्वेक होता है, भूकंप। तो हमारा कल्चर वही बेड रॉक है, वही प्लेट है जिस पर हमारा समाज टिका है। अगर वो स्थिर है, अगर वो रिच है, समाज स्थिर रहेगा, और समाज स्थिर रहेगा तो जितने भी कार्य हैं वह सुरक्षा के एक वातावरण में होते रहेंगे और हम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय सभी रूपों में हमारा उत्थान होता रहेगा। इस तरीके से अगर हम उसका निष्कर्ष निकालें कि अगर संस्कृति की गरीबी नहीं है तो यह कैसे हमारी निर्धनता की समाप्ति कर सकती है और कैसे मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विकास करा सकती है, इस रूप में हम उसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो वो निष्कर्ष हो जाएगा कि हमारा मौलिक विचार क्या है। इस रूप में निबंध लेखन की बात कर सकते हैं, राइट। अब जितनी बात मैंने कही उसको मैं निचोड़ दे रहा हूं कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि निबंध में कोई सीमा रेखा नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने की। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि निबंध में सबसे महत्वपूर्ण आपका तर्क संगत विचार है, आपके तर्क हैं, आर्गुमेंट है, उसी पर आपका अंक आएगा। तीसरी बात क्या है, खास तौर से बीपीएससी में, कि दो खंडों के जो निबंध हैं वो तो संकल्पनाओं पर होंगे या दर्शन पर होगा या अमूर्त टॉपिक होंगे। तो आगे हम लोग जब क्लास आगे चलेगी तो चर्चा करेंगे अलग अलग विषय। वैज्ञानिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, बहुत सारे। जो तीसरा खंड है उसमें बिहार में प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों से निबंध पूछे जाएंगे। ये तीसरी बात है आपकी। इसके अलावा हमने चौथी बात यह कही कि निबंध लिखने के लिए उसकी जो पूर्व आवश्यकता है उसमें चार चीजों की जरूरत होती है, चार एस्पेक्ट हैं। पहला है उस विषय के बारे में हमारी, उस टॉपिक के बारे में हमारी सूचना पर्याप्त होनी चाहिए, हमें उसकी व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका विश्लेषण या उसकी उपयोगिता, व्यवहारिकता बताने की क्षमता होनी चाहिए, और उस सारी बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये चारों उसमें शामिल हैं तो जो निचोड़ आएगा वह आपका तर्क होगा। अब इसको लिखने की जो रणनीति है उसमें यही है कि उस टॉपिक को सामान्य रूप से क्या उसकी समझ है, आपकी समझ क्या है, का विवरण देंगे, उसके अलग अलग आयामों पर चर्चा करेंगे और निचोड़ कर यह निकालेंगे कि आप अंतिम रूप से क्या मानते हैं। हालांकि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताई कि निबंध में कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। आप किसी कहानी से, किसी कविता से, कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक रख सकते हैं, उदाहरणों के साथ यूज कर सकते हैं। आप फ्री हैं अपना निबंध लिखने के लिए। खास तौर से जो बिहार की लोकोक्ति और मुहावरों पर जो निबंध आएगा उसमें एक बात का ध्यान और रखना। वो ध्यान क्या है, वो लिखना है आपको, जो लोकोक्ति है उसका संदर्भ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। जैसे घर फूटे जवार लूटे जो कहा था मैंने, या विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे, यह जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, क्या बताना चाह रहा है। तो संदर्भ उसका हमें कोट करना होगा कि वह संदर्भ आज भी अगर मौजूद है तो वह लोकोक्ति हमारी प्रासंगिक, तो प्रासंगिकता उसकी सिद्ध होगी। इस रूप में हम निबंध को फ्रेम कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। आई एम श्योर कि आप अगर इसको समझते हैं, इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल there is no fixed format to write an essay. You are free to agree to the statement, to go against the statement. The second point is you must have sufficient information about the topic. You must be able to describe it properly, must be able to analyze or to highlight the applications
relevance, whatever, and you must be able to express yourself. All the things put together will make your argumentative thought, or you have to explain it for in general terms. What is the general perception? What is your perception about the topic? Then you have to describe it in different dimensions. You have to prove its relevance, and finally you have to come to a conclusion that what exactly is finding, or what exactly do you think. In terms of the sayings and proverbs, which they will ask in the third section, you have to write the context in which that statement or that proverb has been used, and whether that context still is relevant. These are the things. यही चीजें हैं जो निबंध को मजबूत बनाती हैं, निबंध को उत्कृष्ट बनाएंगी और अच्छे अंक दिलाएंगी. राइट, मेरे ख्याल से आज जो इंट्रोडक्शन था इसके लिए इतना पर्याप्त है आपके लिए. आपकी एक आउटलाइन बना होगा आपको. आज से कक्षा शुरू कर रहे हैं हम लोग. पहली कक्षा आज थी और अब आपकी कक्षा इसी तरीके से चलती रहेगी और आप एक एक करके हम लोग बात करेंगे. अमूर्त मुद्दे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कौन से हैं, दार्शनिक कौन से हैं, और टॉपिक वाइज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और निबंध लिखने का प्रयास करेंगे. और कक्षा में जो आप समझेंगे आप अपने घर पर की प्रैक्टिस भी करेंगे और आप भेज सकते हैं उसको चेक करने के लिए. यहाँ पर उसका इवैल्यूएशन कर दिया जाएगा. आज से हमारी कक्षाओं की शुरुआत हो रही है एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दीज क्लासेस एंड यू विल लर्न ऑल्सो एंड यू विल स्कोर very high percentage. Thank you.